नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी फिक्र क्या क्या है। किसान कानून पर सरकार के पीछे हटने के बाद भी किसानों के नेता अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि किसान नेताओं की बार बार बातचीत के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। आज इसका विश्लेषण करेंगे। होम लोन ऐप के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं हम, और आज आपको TV9 भारतवर्ष के रियलिटी टेस्ट में दिखाएंगे कि कैसे चाइनीज लुटेरों की इस टोली ने चीन की ही नाक में दम कर रखा था। इसके बाद आज की बड़ी फिक्र की ओर बढ़ेंगे। आज RBI ने कह दिया है कि अब भारत की इकोनॉमी वी शेप में आगे बढ़ने वाली है। इसके पीछे V यानी वैक्सीन फैक्टर क्या है, इसके बारे में बताएंगे। अगर आज ममता के घर में एक बार फिर भागम भाग मची है तो इसके पीछे की वजह क्या है। बंग युद्ध किस ओर जा रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले फिक्र एक ऐसे खतरे की जिसकी दस्तक आपके घर तक या तो पहुंच चुकी है या पहुंच सकती है। हम बात फटाफट लोन ऐप की कर रहे हैं और उसके जानलेवा खतरे की। हम पिछले कई हफ्तों से इंस्टेंट लोन ऐप के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यह एक ऐसा चाइनीज जाल है जिसमें फंसकर लोग या तो खुदकुशी कर ले रहे हैं या फिर लाखों रुपए गंवा देते हैं। TV9 भारतवर्ष लगातार आपको अलर्ट कर रहा है कि झटपट लोन के झांसे में बिल्कुल ना पड़े। इंस्टेंट लोन दिलाने के नाम पर इस वक्त प्ले स्टोर पर हजारों ऐप हैं जो आपको महज 2 मिनट में पैसा देने का दावा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद रिकवरी के लिए आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग फांसी का फंदा गले से लगा लेते हैं। यह ठगी का बहुत बड़ा कुचक्र है जो देश में दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और यह साजिश कितनी सोची समझी है यह समझने के लिए आज हम आपके सामने अपने एक साथी का रियलिटी टेस्ट लेकर आए हैं। यह TV9 भारतवर्ष के हमारे एक साथी का भुगता हुआ दर्द है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये गालियां देते हैं गंदी गंदी फोन लगा के। ये इनका बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। हेलो हेलो, हाँ जी सर ये बताइए, पेमेंट नहीं करना था तो लोन लेके आसान क्यों कर दिया हमारे ऊपर, ये बताइए आप। मैडम मैं जा रहे हैं पेमेंट क्या सोच रखा है आपने? मैडम 11 बजे तक करो, 12 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, नहीं तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे। पहले तो आप हमसे बात कीजिए। पेमेंट के लिए मैंने कभी मना नहीं। आपने क्या बोला? पेमेंट ऐसे नहीं तो होएगा आपकी पेमेंट। थ्रेटिंग कॉल, डेली मैसेजेस, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेक FIR करने की धमकी। अगर आप भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए झटपट लोन की सोच रहे हैं तो पहले इनकी आप बीती ज़रूर सुनिए। फटाफट पैसे लेने के नाम पर ये ऐसे फंसे कि ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। पर्सनल कांटेक्ट से जुड़े लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह अपमान का जहर पीना पड़ा। इंस्टेंट लोन ऐप के रिकवरी एजेंट ने चंद हज़ार रुपये लोन देकर वसूली के लिए हर हथकंडे अपना लिए और इसके शिकार हुए TV9 भारतवर्ष के सीनियर कैमरामैन अशोक कुमार। हेलो हेलो, हाँ जी सर ये बताइए, पेमेंट नहीं करना था तो लोन लेके आसान क्यों कर दिया हमारे ऊपर, ये बताइए आप। मैडम मैं जा रहे हैं पेमेंट क्या के सोच लिए रखा है आपने? मैडम सुनिए, आप पहले तो आप हमसे बात कीजिए। पेमेंट के लिए मैंने कभी मना नहीं। आपने क्या बोला? ऐसे नहीं तो होएगा आपकी पेमेंट। पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार आपको ये दिखाते रहे हैं और अब ये मामला TV9 भारतवर्ष तक पहुंच गया है। ये आपके घर तक पहुंच गया है। अगर आप अभी अलर्ट होते हैं तो बच सकते हैं। अशोक कुमार TV9 भारतवर्ष के सीनियर कैमरामैन हैं। पिछले कुछ दिनों पहले इमरजेंसी में कुछ पैसे इंस्टेंट लोन ऐप मनी बॉक्स से लिए, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ठगी का ऐसा खेल आपने पहले नहीं देखा होगा। सर ये बताइए, पेमेंट कैसे कर रहे हैं आप, ये बताइए। पेमेंट मैं अपने फ्रेंड से कराऊंगा। आप मुझे लिंक दीजिए और उसमें आपसे मैंने कितने आपसे पैसे लिए थे। सर आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपको 7,490 रुपीज पेमेंट करनी है आपको। बट मैं वो तो कह रहा हूँ, आपने मुझे 5,000 दिए तो 7,490 रुपये कैसे हो गया? वही चीज बोली थी ना मैंने आपको, वही चीज सुबह से इधर पेमेंट करेंगे वापिस आ जाएगा, पेमेंट करेंगे वापिस आ जाएगा। लोन के नाम पर ठगी के आपने अब तक कई मामले सुने होंगे, लेकिन चाइनीज़ ऐप वाले ठगों का ये मकड़जाल जानलेवा है। क्योंकि अशोक को पैसे 7 दिनों में चुकाने थे, लेकिन 5वें दिन से ही उनको पैसे की देनदारी के लिए फ़ोन आने शुरू हो गए।
अशोक के कॉन्टैक्ट लिस्ट से सभी नाम और नंबर निकाल लिए गए। हम आपको वो नाम और लिस्ट भी दिखा रहे हैं जिसे चाइनीज़ ऐप वाले ठगों ने अशोक के व्हाट्सएप पर शेयर किया और सभी को फ़ोन करने की धमकी दी। धमकी ही नहीं दी बल्कि रिश्तेदारों और जानने वालों को फ़ोन करने शुरू कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के नाम से फर्जी लीगल नोटिस भेजे गए और उसमें गिरफ्तारी के साथ ही सिविल स्कोर को बर्बाद करने की धमकी दी गई। हद तो तब हो गई जब कानून से बेखौफ ठगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कानूनी वसूली टीम घर भेजने की बात की। अशोक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। रोज नए नए नंबरों से कॉल आती, नए नए नंबरों से मैसेज आते और मुझे परेशान किया जाता था। मैं हाथ थक के बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने उनका जो पैसा मेरे अकाउंट में आया था, मैंने उनको 5300 कुछ रुपए पे कर चुका था। उसके बाद भी मेरे से कहते हैं 20,000 रुपये और दो, 15,000 रुपये और दो। मैं इससे बहुत ही परेशान हो गया था। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, उनको लास्ट में बोला, नहीं भाई मैं आपके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा दूंगा या तो मुझे थ्रेट करना बंद कर दीजिए। अशोक ऐसे पहले शख्स नहीं है जो इंस्टेंट लोन के ठगी का शिकार हुए। ये लिस्ट हज़ारों में है, जान देने वाले लोग दर्जनों में हैं। अब कई राज्यों की पुलिस ऐसे मामलों की अलग अलग जांच कर रही है, जिसमें ज़्यादातर के पीछे चीन की कंपनियां हैं जो फर्जी नाम और डायरेक्टर के साथ लोगों को शिकार बना रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हर दिन एक नया जालसाजी, एक नई कारस्तानी जिसके चीन से तार हैं जुड़े हुए सामने आते हैं और हम लोग वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी होती है इनको पहले ही खत्म करने की, वो सिर्फ देख रहे होते हैं। हमारे साथी के साथ जो कुछ भी हुआ वो देखकर आप समझ गए होंगे कि चीन के ये ठग अपनी ठगी में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके 3 सबसे बड़े हथियार होते हैं: आपका कॉन्टैक्ट, आपके मैसेज और आपकी फोटो गैलरी। इन्हें इस बात का यकीन होता है कि ये आपकी सारी जानकारी हासिल करके आपको इतना बदनाम करेंगे कि आप इन पर लाखों रुपए लुटा देंगे। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि लोग शर्मिंदा होकर फांसी भी लगा रहे हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चाइनीज लुटेरों की इस स्टोरी ने कुछ साल पहले चीन के ही नाक में दम कर रखा था। चीन के लाखों लोगों को ठीक इसी तरह शिकार बनाया था, लेकिन चाइनीज सरकार के हंटर ने इन कंपनियों को चीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या भारत सरकार को ऐसे ही सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है? खुद देखें। इंस्टेंट लोन ऐप के जाल में फंसे इन लोगों को भी धमकाया गया, भद्दी गालियां दी गईं, रिश्तेदारों को कॉल कर अश्लील बातें कही गईं। ऐप वालों की तरफ से उधार न चुका पाने के चलते न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश भी की गई। ये सभी बिना डॉक्यूमेंट के झटपट लोन के झांसे में फंस गए, जो इन्हें मोबाइल ऐप के जरिए कुछ मिनटों या घंटों में ही मिल गए, लेकिन इसके बाद अब मारे मारे फिर रहे हैं। पुणे में रहने वाले मनोज भी इनमें से एक हैं। नवंबर के महीने में इन्होंने फटाफट लोन ऐप से 5,000 रुपये का उधार लिया था, लेकिन उधार लेने के महज 1 महीने के अंदर ही 5 लाख रुपए चुकाने पड़ गए। जब पूछताछ की तो पता चला कि ये 36% हर दिन के हिसाब से लोन कंपनी को पैसा दे रहे हैं। पैसा चुकाने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बदनामी से बचने के लिए इन्होंने जैसे तैसे पैसा चुकाकर अपना पीछा छुड़ाया। तीसरे दिन से ही कॉल आना शुरू हो जाता था, चौथे 5वें दिन तक चलता था। 5वें दिन शाम को मैसेज आता है कि पेमेंट आज ही करना है क्योंकि आज ही ड्यू डेट है। उस दिन कॉल सुबह ही कॉल आ जाता है 7-8 बजे, या फिर मैसेज आ जाता है बोल के कि 11 बजे तक करो, 12 बजे तक करो, 1 बजे तक करो, नहीं तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और तुम्हारा फ़ोटोज़ सब भेजेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से TV9 भारतवर्ष लगातार आपको ऐसी खबरें दिखा रहा है, आपको अलर्ट भी कर रहा है कि ये मुसीबत कभी भी आपके घर तक दस्तक दे सकती है। अगर आप अभी अलर्ट हो जाते हैं तो इन जानलेवा ऐप के शिकार होने से बच जाएंगे। जिन लोगों को बैंक से लोन लेने में दिक्कत होती है, उन्हें मोबाइल ऐप्स के जरिए आधार कार्ड, एक फ़ोटो और सैलरी स्लिप से आसानी से मिनटों में लोन मिल जाता है। और यहीं से शुरू होता है धोखाधड़ी और इंटरनेट के गैरकानूनी दुनिया का खेल। और लोन देते ही चाइनीज़ कंपनियां ग्राहक के फ़ोन से पर्सनल डाटा जैसे तस्वीरें और फ़ोन नंबर चुरा लेती है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में ग्राहक को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा ही इन झटपट लोन कंपनियों ने चीन में भी किया था, जो आज भारत में कर रहे हैं। 2012 से 16 तक चीन में हज़ारों इंस्टेंट लोन ऐप ने अपना जाल फैलाया, लेकिन 2016 में चीन की सरकार ने फैसला किया कि ऐसे ऐप चलाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करेगी।
ये ऐप कंपनियां भी लोगों से पैसे की वसूली के लिए वही हथकंडे अपनाती थी जैसा अब भारत में किया जा रहा है, यानी लोगों के कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल फोटोग्राफ और सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल। 2016 में ही चीन की सरकार ने एक कमेटी बनाई और इन ऐप्स की पूरी पड़ताल करवाई। साथ ही फटाफट लोन देने वाली कंपनियों को 2 साल का समय दिया गया और फिर इंडस्ट्री छोड़ने का आदेश दिया। शायद यही वजह है कि अब ये कंपनियां भारत में अपना जाल फैला रही हैं, क्योंकि चीन में इनकी दुकान वहां की सरकार ने बंद करवा दी और वह भारत में कभी अशोक, कभी मनोज तो कभी राजीव जैसे लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। मनोज की तरह ही राजीव भी परिवार में मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लोन ऐप से 3,500 रुपये उधार लिए और अब तक 3 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन कर्ज है कि ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने 3 लाख रुपए पे आउट कर चुका हूँ इन लोन ऐप में और अभी भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है, जिसके लिए थ्रेटिंग कॉल, डेली मैसेजेस, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेक FIR करने की धमकी, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे। अब चीन से जुड़े लोन देने वाले ऐप्स या फिर फिनटेक लेंडर्स पर सरकार ने भी सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे करीब 2 दर्जन कंपनियों के खिलाफ ED और CID ने जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस भी जांच में शामिल है। 7 से ज़्यादा चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हो गई है। जांच एजेंसियों ने पेटीएम और रेजर पे जैसे पेमेंट गेटवे से इन कंपनियों के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने को कहा है। जांच एजेंसियों ने इनके संदिग्ध कंपनियों के अकाउंट खोलने का कारण भी पूछा है। पेमेंट गेटवे ज़्यादा कैश फ्लो दिखाने की जल्दबाजी में रहते हैं, लिहाजा वो इन चाइनीज़ कंपनियों के अकाउंट खोलते हैं। लेकिन अब इनके पैसों का सही सोर्स पता लगाने के लिए KYC चेक करना होगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, अब भारत को भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। भारत को भी चीन की तरह ही सख्ती दिखानी होगी। दोषियों पर कार्रवाई का हंटर चलाना होगा ताकि हिंदुस्तान में कोई और शख्स फांसी के फंदे तक न पहुंचे, सोशल मीडिया और रिश्तेदारों में अपमानित न हो। TV9 भारतवर्ष आपको बार बार चाइनीज साजिश पर अलर्ट कर रहा है ताकि आप सावधान रहें। आपको खास तौर से KYC दस्तावेज बिना पहचान वाले व्यक्ति या ऐप को नहीं देने चाहिए। जरा ध्यान से देखें ये लिस्ट। और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना साइबर क्राइम और एजेंसियों को देनी चाहिए। साथ ही आपको यह भी चेक करना चाहिए कि लोन रजिस्टर्ड NBFC से मिल रहा है या नहीं। आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पंजीकृत NBFC का नाम और पता जान सकते हैं। पोर्टल के जरिए आप शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अब फिक्र किसानों की। आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई और पिछली 10 बैठकों की तरह यह बैठक भी बेनतीजा रही। आज बातचीत शुरू होते ही सरकार ने किसानों को पिछली बार वाला ऑफर दिया, मतलब 1.5 साल तक कृषि कानून को स्थगित कर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने कहा कि अगर किसान इस प्रस्ताव पर तैयार हैं तो कल फिर से बात की जा सकती है। लेकिन किसान नेता तीनों कानून को रद्द करने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की जिद पर ही अड़े रहे। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। हमारे पे क्या हल निकालने की क्या औजार है हमारे पे? सरकार को काटना होगा, काटने की नहीं तो ना भगा भूगो तो यहाँ से बैठे। 26 जनवरी के लिए क्या तैयारी है? 26 जनवरी को तो आएंगे, ट्रैक्टर चल देगा मुंह में। क्या कितनी उम्मीद है, कितने लोग? क्या पता कितने आवेंगे, बहुत आवेंगे। ट्रैक्टर रैली को लेकर आज फिर किसान और दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह मीटिंग भी बेनतीजा निकली और कल फिर
पुलिस और किसानों के बीच बैठक होगी, लेकिन यहां फिक्र बड़ी यह है कि जब किसान ने नए कानून को 1.5 साल तक स्थगित कर इस पर सरकार ने नए कानून को 1.5 साल तक स्थगित कर इस पर किसानों की कमेटी के जरिए विचार का प्रस्ताव दे दिया है, तो फिर किसान नेताओं को दिक्कत क्या है? क्या 1.5 साल में किसानों की कमेटी इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएगी, या फिर इस किसान आंदोलन का मकसद कुछ और है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। 8 सेकंड का ये फिल्मी डायलॉग आज के किसान आंदोलन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये ना तो सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, और ना ही सरकार की। प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। इसी ट्रैक्टर से परेड होएगी दिल्ली में, हमें कोई रोकने वाला नहीं है जाने से। इसी ट्रैक्टर पे दिल्ली में जाएंगे हम। 58 दिन पहले एमएसपी और मंडी के नाम पर नए कृषि कानून का विरोध शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली पहुंचकर किसान नेताओं के सुर और रुख बदलते गए। सरकार जितना ही इनकी बातें मानती गई, उतना ही इनका हट बढ़ता गया। विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को भरपूर हवा दी और अन्नदाताओं के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी। हम सब किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े होंगे और इन कानूनों को वापस बीजेपी को, सरकार को लेना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि उसे किसानों का दर्द मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसान नेताओं को दिल्ली और देश के दर्द से कोई मतलब नहीं। खुदरा व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक पिछले 57 दिनों में दिल्ली एनसीआर को 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम के मुताबिक किसान आंदोलन से देश को हर दिन करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस लिहाज से अभी तक देश को इस आंदोलन से 1,99,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। किसानों के आंदोलन के कारण से पिछले 55 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। निश्चित रूप से दिल्ली के व्यापार लगभग 40% और दिनों के मुकाबले कम हो गया है। हमारी मांग है केंद्र की सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को सकारात्मक बात किसानों से करके अपना अड़ियल रवैया दोनों को छोड़ के कुछ व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी मुश्किल में हम आ जाएंगे। ट्रैक्टर रैली, क्या ये 26 जनवरी के दिन पूरे देश के लिए एक एम्बैरेसमेंट नहीं होगा? और क्या ये किसान नेता देश का हिस्सा नहीं है? पिछले दिनों हमने आपको दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें फैक्ट्री मालिक इस बात से परेशान थे कि किसान आंदोलन के कारण ना तो फैक्ट्री तक कच्चा माल पहुंच पा रहा है और ना ही तैयार माल बाजार तक आ पा रहा है। इसके अलावा सब्जी मंडी और फल मंडी के व्यापारी कहते हैं कि पिछले 2 महीने में महंगाई 30% तक बढ़ चुकी है। सवाल यह है कि आंदोलन करने वाले किसानों को इनकी फिक्र क्यों नहीं है? ये तस्वीरें बयां करती हैं कि समय के साथ किसान आंदोलन का रंग, रूप और आकार कैसे बदलता जा रहा है। संघर्ष के बूते सितंबर में शुरू हुई हक की लड़ाई हठ में तब्दील होती गई। खेती किसानी के नाम पर भारत बंद कराने की भी कोशिश हुई और किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर भी लगे और धीरे धीरे दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर करीब 8 किलोमीटर तक एक गाँव बसा दिया गया। देखिए, यह मध्य दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का मिनी टाउनशिप, जहां 24 घंटे चूल्हे भी जलते हैं और थकान मिटाने के लिए मसाज भी किए जाते हैं, जहां नौजवान कसरत भी करते हैं और बुजुर्गों को मुफ्त में दवाएं भी दी जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब किस लिए? क्योंकि एक तरफ तो नेता किसानों को गरीब और लाचार बताते हैं, फिर किसानों के आंदोलन में रोटी मशीन, वॉशिंग मशीन और मसाज मशीन कहाँ से और किस लिए आए?
पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसानों का डेरा है, जिसके चलते लाखों लोग रोजाना जाम में फंसते हैं, किसान और सरकार को कोसते हैं। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं और हजारों दैनिक मजदूरों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन किसान नेता कृषि कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर आमादा हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मेरी तो यही गुजारिश है कि आप सही फैसला करो, आप कर सकते हो। अगर सरकार के दबाव में करोगे तो आप ठीक फैसला नहीं कर पाओगे। कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी मसले होते हैं बात से ही हल होते हैं, तो उम्मीद तो रखते हैं कि कुछ न कुछ सरकार है जो वो झुकेगी, और किसान जो है ये हम तो झुकने वाले नहीं हैं। बाहर से अगर इस आंदोलन के मकसद को समझें तो 2 ही मकसद समझ में आते हैं। पहला, कृषि कानून वापस करना, और दूसरा, सरकार को झुकाना। जबकि 10वें राउंड की बातचीत में सरकार झुक भी गई। 1.5 साल तक कानून को सस्पेंड कर आगे इस पर विचार का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसान नेताओं ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। मतलब, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि किसान न तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं, न ही सुप्रीम कोर्ट कमेटी की, और न ही सरकार की। तो फिर किसान आंदोलन का मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद किसान नेता खुद की भी नहीं सुनते हैं, या फिर इनका एजेंडा कुछ और ही है? पुरानी कहावत है, अगर आपको लगे कि हर कोई गलत है तो फिर आप गलत हैं शायद खुद। किसान आंदोलन के एजेंडे और किसान नेताओं की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक जितनी भी खेती किसानी से जुड़ी मांगे थीं उसे सरकार ने मान लिया। अगर 2 महीने के पन्ने पलटे तो अब तक सरकार और किसानों के बीच 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है। 14 अक्टूबर को मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया क्योंकि वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। शुरुआत यहां से होती है। 13 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे बातचीत चली, कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर को 3 घंटे बातचीत हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। 3 दिसंबर को 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ तीनों कानून भी रद्द करे। 5 दिसंबर को सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हुई, लेकिन किसान नेता कानून रद्द की मांग पर अड़े रहे। 30 दिसंबर को किसानों ने सरकार के सामने 4 प्रस्ताव रखे। 2 प्रस्ताव पर्यावरण संबंधी अध्यादेश और बिजली बिल को लेकर सहमति बन गई। मतलब सरकार ने इस दिन किसानों की आधी मांगे मान ली। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी ठुकरा दिया। 15 जनवरी को मीटिंग करीब 4 घंटे चली। किसान कानूनी वापसी पर अड़े रहे। 20 जनवरी को सरकार ने इन कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। और आज किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई। सरकार ने अपनी ओर से दिए प्रस्ताव पर ही बातचीत करने की बात दोहराई, जिसे किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। और इस बीच मीडिया में सरकार की तरफ से बहुत कम बयान आए, लेकिन किसान नेताओं की जमकर धमकियां आई। इसीलिए किसान नेताओं के इरादों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो कानून संसद से बनकर निकला, अब अगर उस पर सरकार इतना झुक चुकी है, कई बातें मान चुकी है, तो फिर इस कोरोना काल में आंदोलन को जारी रखने का मतलब क्या है? कहीं किसानों की आड़ में मकसद किसी और का कुछ और तो नहीं? और अब बंग युद्ध यानी बंगाल का चुनाव। ममता बनर्जी के लिए आज बंगाल से अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि कल पराक्रम दिवस के मौके पर यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे। पीएम ने कहा कि वो कोलकाता में वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करेंगे। नेताजी की जयंती को लेकर कोलकाता में क्या चल रहा है, पहले आप वो देख लीजिए। यहाँ पर बीजेपी के इस समय झंडे लगाए जा रहे हैं। ये है नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उनको कोलकाता का उनका जो प्रवास है 23 जनवरी का, उसमें नेशनल लाइब्रेरी भी अहम जगह है। और यहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर झंडे लगा रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात, यहाँ पर टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं पहले से।
तो यहाँ पर टीएमसी के झंडे लगाए गए थे और उसी जगह पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता अपना झंडा यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए झंडे, होर्डिंग, बैनर ये सब लग रहे हैं। और अब देखिए एक चीज और देखिए, जहाँ पर ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई थी झंडा, वहीं पर बीजेपी का झंडा लग रहा है। और बीजेपी के नेता राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं झंडे सब लग रहे हैं। कल हमारे बंगाल की धरती पर दुनिया के ताकतवर नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस भूमि पे आ रहे हैं और जिस तरीके से घिनौना काम तृणमूल की नेत्री और उनके कार्यकर्ता ने यहाँ पे चारों तरफ ममता बनर्जी का फोटो और तृणमूल का झंडा लगाया है। कब लगाया गया है सब? ये आज अभी शाम को लगाया गया है। अब मेरा कहना, आप लगा सकते हैं, आप लगाइए, लेकिन हम लोग भी लगाएंगे। और यदि आप हमारे किसी झंडे को और हमारे किसी पोस्टर को हाथ लगाइएगा तो इस बार अन्याय माफ नहीं है। बैनर पोस्टर की राजनीति चल रही है, लेकिन इस राजनीति में पत्थर भी चलते हैं, इस राजनीति में हंगामे भी होते हैं। और आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले कहां से इतने जबरदस्त तरीके से बम भी पकड़े गए। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी बंगाल बनाम केंद्र की राजनीति हो रही है। लेकिन पहले बात उन दो खबरों की जिससे हमने शुरुआत की थी। ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके खिलाफ बगावत करने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के घर में ही बगावत हो गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि भतीजे अब्बास सिद्दीकी के चाचा ने क्यों विद्रोह किया है। लेकिन शुरुआत करते हैं ममता कैबिनेट में हुए विद्रोह से। 33 दिनों के अंदर ममता बनर्जी के 3 मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जरा देखिए आज किस किस ने छोड़ा दीदी का साथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी के नजदीकी लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। महीने भर के अंदर दीदी के 3 मंत्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया। 19 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह 5 जनवरी को लक्ष्मीरतन शुक्ला ने खेल और युवा मामलों के मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज यानी 22 जनवरी को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया। ध्यान रहे कि लक्ष्मीरतन शुक्ला और राजीव बनर्जी ने अभी सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजीव बनर्जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। मंत्री और राज्यपाल दोनों ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की। ट्विटर पर राजीव बनर्जी ने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, इतना भर कहा कि वो बंगाल की जनता के हमेशा आभारी रहेंगे। लेकिन जब पत्रकारों से सामना हुआ तो मन की बात जुबां पर आ गई। Hurt me, and the way last 2.5 years before, the way Honorable CM has removed me from that portfolio, I thought that there should be a courtesy for removing, but I wouldn't get that chance. So I heard that from a TV channel that I have been removed. So it has also hurt me. So from last 2.5. लेकिन बंगाल से एक ऐसी खबर भी आई है जो दीदी को राहत देगी। जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाकर ममता बनर्जी को चुनौती दी थी, अब उनके घर में ही उन्हें चुनौती मिल रही है। अब्बास सिद्दीकी के चाचा ताहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि ममता ने मुसलमानों का भला किया है और अब्बास अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरा भतीजा वो अभी तो पीरजादा है, अभी भी है, किंतु वो एक जगह नाम लिखा, वो राजनीति का कैप्टन बन गया। हम खेलने के लिए जाएगा तो फुटबॉल खेलेगा, हमारा तो पाँव में तो लात मारेगा। उस टाइम में हम बोलेगा हम पीरजादा है, हम लात मार के हमारा बड़ा पाँव टूट दिया, वो तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ मैंने अब्बास सिद्दीकी पीरजादा वो ही नहीं, 100 पीरजादा आएगा, 100 महाराजा आएगा, बंगाल में कुछ असर नहीं पड़ेगा। हमने अब्बास सिद्दीकी से भी पूछा कि चाचा जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आपके घर में ही आपका विरोध शुरू हो गया। आपके चचा जान हैं पीरजादा ताहा सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ये गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए सियासत में। और उन्होंने तो यहाँ तक, मैं तो आपसे खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने कोई नॉलेज सिटी की बात कही थी, आपने कहा करोड़ों रुपया उसमें आपने खा लिया, उसका तो आपने हिसाब नहीं दिया, आप सियासत में आ गए, ये कहा। देखिए वो मेरा चाचा है, चाचा बाप जैसा होता है। अगर किसी के पास से पैसा उठा के खाने का हमारा इरादा है, भाई आदत है, बाप से हमसे क्या हुआ है, पहले बात है।
तो दूसरा बात है जो हमारे विरुद्ध में जो बोल रहे हैं, हम मानते हैं जो उसको, हम चाचा को हम विरुद्ध नहीं मानते हैं। हमारे बड़ा है, चाचा है, ठीक है, उनकी गाली भी हमारे लिए दुआ है। जाहिर है चाचा भतीजे की इस लड़ाई के नतीजे गंभीर होंगे। इस पर ममता बनर्जी की भी नजर होगी, ओवैसी की भी और बीजेपी की भी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपनी विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी की अनुशासन समिति ने वैशाली डालमिया को निकालने का फैसला किया। आरोप है कि वैशाली डालमिया पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग ले रही थी। आप वैशाली का एक बयान सुन लीजिए, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से क्यों निकाला। वो लोग इतना बुद्धू हैं, इसीलिए बताए होंगे। माथा खराब होगा क्यों, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को कोई बाहरी बोलता है क्या? कितना बुद्धू और बुर्बक आदमी है वो लोग, जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बोल रहे हैं। कुछ निकाले जा रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। खैर, वैशाली डालमिया बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। वो साल 2016 से राजनीति में हैं। हमने 2 हफ्ते पहले उनसे सवाल किया था कि आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को बाहरी क्यों बोलती हैं। वैशाली इसका जवाब दे रही थी। हमारा ख्याल है वैशाली का जवाब सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस से क्यों निकाला गया। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता जा रहे हैं। वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन मौसम चुनावी होने के कारण बंगाल में इस पर भी राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस नाम का विरोध कर रही है और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, ये भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए, सामने चुनाव को ख्याल में रखते हुए ये घोषणा की है, तो प्रधानमंत्री वो अपने ओर से ये दिन को मनाए। हमारे तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी खुद एक रैली का नेतृत्व देंगे श्याम बाजार नेताजी स्टैचू से रेड रोड में नेताजी स्टैचू तक। क्या ये भूल गए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई पेपर्स को डीक्लासिफाई इसी सरकार ने किया? खैर, दरअसल अगले साल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होगी। साल भर चलने वाले कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। उसी समिति ने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मुद्दे पर भी केंद्र से सहमति नहीं दिखाई है। तृणमूल कांग्रेस इस दिन को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाना चाहती है। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर आरोप यह है कि केंद्र की कई पॉलिसीज का नाम बदलकर वो उन पॉलिसीज को अपने राज्य में चला रही है। जो परंपरा है, हमारी संस्कृति मंत्रालय ने विधिवत तौर पर मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया है। जहां भी प्रधानमंत्री जी का प्रवास होता है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाता है। वो आमंत्रण को गया है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई अटकलबाजियों का कारण मुझे नहीं लगता। चुनाव अपनी जगह पर होंगे, लेकिन नेताजी की जयंती को मनाया जाना, मैं विवेकानंद जी की जयंती के दिन भी कलकत्ता में था, तो मैं मानता हूं कि हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है। शायद हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि कुछ नाम, कुछ कद राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं। पहले भी ऐसे कई मौके आए जब केंद्र सरकार की योजनाओं का पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध किया या फिर उनका नाम बदल दिया। लेकिन यहां तो बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो रही है। उनके नाम पर भी अगर विभाजन की राजनीति की जाएगी तो जरा सोचिए आने वाली पीढ़ियां इस देश के नेताओं के बारे में क्या सोचेंगी। देश के कोने कोने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का अभियान जारी है। भगवान राम में अटूट आस्था रखने वाले आस्थावान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अंशदान कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के अभियान के साथ आम लोग भी जुड़े हैं और बड़े बड़े औद्योगिक घराने भी। इसी कड़ी में TV9 ग्रुप, माय होम और मेधा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड भी आगे आया है और प्रभु राम की खातिर अपना अंशदान भगवान के चरणों में चढ़ाया। कल्पनाओं के इस भव्य स्थापत्य के निर्माण का अनुष्ठान शीघ्र पूर्ण हो और प्रभु राम के जन्म स्थान का ये मंदिर संपूर्ण विश्व के सौहार्द का प्रतीक बने।
इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रयासरत है। इस भागीरथ प्रयास में कई संगठन भी शामिल हैं जो बड़े बड़े मंदिरों, मठों और धर्माचार्यों के श्री चरण से मंदिर निर्माण का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी हैदराबाद के पास मुंशीतला के चिन्नाजियर स्वामी आश्रम पहुंचे और राम मंदिर निर्माण में सहयोग की आकांक्षा की। महान संतों की आज्ञा से ही भारतवर्ष में रहने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ता इस अभियान में अभी सशक्त हैं और अपनी श्रद्धा पूर्वक जो भी लोग अर्पण करते हैं उसको जुड़ाते जा रहे हैं। और स्वामी जी ने न सिर्फ श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का आशीर्वाद दिया, बल्कि मठ से जुड़े आस्थावानों की सहयोग राशि भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित की। इस पावन मौके पर TV9, माई होम और मेधा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ का अंशदान किया। माई होम के चेयरमैन जे रामेश्वर राव और मेधा इंजीनियरिंग के MD कृष्णा रेड्डी ने चिन्नाजियर स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त किया और 11 करोड़ का चेक सर कार्यवाह भैयाजी जोशी को सौंपा। इस मौके पर भैयाजी जोशी ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर शांति सौहार्द का प्रतीक होगा। और से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सब प्रकार के भेद मिटाकर जाति, जाति, उच्च नीचता, स्पृश्यता सबको मिटाकर यह और राम सबके मन में है, इसलिए यह जो मंदिर बनेगा वो हम सबकी इस सामूहिक शक्ति का दर्शन होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार फरवरी 2021 के 39 महीने बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर आकार ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब खबरें पॉजिटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने ट्रंप के 17 फैसलों को पलट दिया है, जिनमें 2 सीधे तौर पर भारतीयों से जुड़े हैं। बाइडेन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए सभी देशों की सीमा खत्म कर दी है। एजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने ट्रंप के 17 फैसलों को पलट दिया है, जिनमें 2 सीधे तौर पर भारतीयों से जुड़े हैं। बाइडेन ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए सभी देशों की सीमा खत्म कर दी है। इससे भारतीय IT प्रोफेशनल्स को फायदा होगा। साथ ही अब ऐसे प्रवासियों को भी नागरिकता मिलेगी जिनके पास कागजात नहीं हैं। अमेरिका में ऐसे करीब 1 करोड़ लोग हैं, जिनमें 5 लाख भारतीय भी हैं। भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में जल्द ही तीसरी वैक्सीन जुड़ सकती है। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक V के होने की उम्मीद है। भारत में हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इसके ट्रायल्स पर काम कर रही है। मार्च में कंपनी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग रेगुलेटर से संपर्क कर सकती है। ये वैक्सीन भारत में $10 यानी लगभग 730 रुपए में मिलेगी। इस समय दुनिया भर में जिन 10 वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, उनमें स्पुतनिक V भी है। भारत बायोटेक जल्द ही नेजल वैक्सीन ट्रायल शुरू करेगा। भारत के ड्रग रेगुलेटर की एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को इसके फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है। लेबोरेटरी में जानवरों पर यह सफल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ये वैक्सीन शरीर में कोरोना वायरस का रास्ता ही रोक देगी। ये वैक्सीन बच्चों के भी काम आएगी। और अब जो है सो। कई बार हाजमा खराब हो सकता है, पर इतना कभी ना हो कि इंसान हकीकत हजम न कर पाए। चमक दमक से, ताकत तेवर से, हनक से, खनक से विदाई हजम करना आसान नहीं होता। ये लागू सब पर है, सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, खिलाड़ियों से लेकर गायकों तक। विदाई, संन्यास, रिटायरमेंट सबके लिए मुश्किल होता है। ये आसमान से जमीन पर आ जाने जैसा होता है। महानता इसमें ही है कि दिन के बाद रात का होना स्वीकार किया जा सके, वरना हालात ट्रंप और उनके समर्थकों जैसे हो जाते हैं। ऐसे लोगों के चलते ही हिंदी फिल्मों में डायलॉग कह दो कि ये झूठ है खूब मशहूर हुआ था। इन्हें शपथ के बाद भी स्वीकार करने में समस्या होती है कि अब जो है, जो बाइडेन है सो ही है, बाकी तो जो है सो है।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।